आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसे भ्रम को तोड़कर कर रहे हैं जिसमें शायद आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी रहा है। और वो भ्रम है सिर्फ सोचने से सब मिल जाने का। हाँ, मतलब आजकल हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि बस किसी चीज को पाने की एक तीव्र डिजायर होनी चाहिए और खुद पर अटूट फेथ होना चाहिए। बिल्कुल, जिसे अक्सर मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है। सही कहा। और ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान उस सफलता की इमेजिनेशन कर सकता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन आज जो रिसर्च और नेपोलियन हिल के काम का हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो एकदम अलग और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। कड़वी सच्चाई लेकिन बहुत जरूरी। सच्चाई ये है कि डिजायर, फेथ और इमेजिनेशन का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है, एक संगठित योजना नहीं है तो ये सारी चीजें मिलकर भी किसी को सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। एग्जैक्टली मतलब सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये पूरी तरह से नियोजित होती है, प्लान्ड होती है। असफल लोग केवल लक्ष्य तय करते हैं, जबकि सफल लोग लक्ष्य के साथ साथ योजना भी बनाते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि असल में एक ठोस योजना काम कैसे करती है और क्यों सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो यही है कि लोग डिजायर और एक ठोस प्लान के बीच के इस विशाल अंतर को समझ ही नहीं पाते। हाँ, वो बस इच्छा को ही योजना मान लेते हैं। सही कहा। इसे समझने के लिए आज के नोट्स में एक बहुत ही सटीक और विजुअल रूपक है ईंधन और स्टीयरिंग व्हील का। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। देखिए, किसी भी इंसान के अंदर की जो डिजायर है, जो उस काम को करने की भूख है, वो एक गाड़ी के ईंधन यानी फ्यूल की तरह है। बिना फ्यूल के गाड़ी गैरेज से बाहर ही नहीं निकलेगी। ये बात तो सच है, एकदम सही है। जिन प्लानिंग जो है ना, वो उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। अब जरा ऐसी गाड़ी की कल्पना की जाए जिसमें दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन लगा है, टैंक में पूरा फ्यूल भरा है, इंसान ने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा है। हाँ, लेकिन उस गाड़ी में कोई स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी बहुत तेजी से आगे तो भागेगी, लेकिन पहले ही घुमावदार सड़क पर किसी न किसी चीज से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो जाएगी। एकदम सही। बिना एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के हमारी ऊर्जा, हमारा टैलेंट और हमारी इच्छा शक्ति हमें सिर्फ भटकाती है, मंजिल तक नहीं पहुंचाती। और सफल लोगों का पैटर्न अगर देखें तो वे सिर्फ ये तय नहीं करते कि उन्हें किस मंजिल तक पहुंचना है, बल्कि उनका असली फोकस इस बात पर होता है कि वे वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय करेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जब हम ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर लोग इसे बस एक टू डू लिस्ट बनाने या हवा में कुछ विचार सोच लेने तक सीमित मान लेते हैं। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, यही मेरा प्लान है। यही गलती है ना? जो डेटा आज हमारे सामने है वो स्पष्ट करता है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग सिर्फ खुद को मोटिवेट करने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। ये एक बहुत ही निर्मम और ठोस रणनीति है। इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट हिस्से होते हैं, जैसे एक असली प्लान में क्लियर स्टेप्स होते हैं, एक टाइमलाइन होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होती हैं कि कौन क्या करेगा। हाँ, और सबसे जरूरी परिणामों को मापने का एक तरीका यानी मेजरमेंट होता है। और इसी बात को अगर हम एक बड़े नजरिए से जोड़ें तो ये समझ आता है कि इतनी डिटेल वाली प्लानिंग कोई एक अकेला इंसान लंबे समय तक नहीं कर सकता। यहीं पर नेपोलियन हिल के काम का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत सामने आता है, मास्टरमाइंड टीम का सिद्धांत। हिल का बहुत स्पष्ट निष्कर्ष है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने अकेले के दिमाग के दम पर बहुत बड़ी सफलता या महान धन अर्जित नहीं कर सकता। हाँ, एक अकेले दिमाग की चाहे वो कितना भी जीनियस क्यों ना हो, अपनी सीमाएं होती हैं। उसके अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। एक बड़ी योजना को जमीन पर उतारने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, एक ऐसे मास्टरमाइंड ग्रुप की जहां कई दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों। थ्योरी में तो ये मास्टरमाइंड टीम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ कुछ स्मार्ट लोगों को एक कमरे में बिठा देना ही मास्टरमाइंड नहीं कहलाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज की रिसर्च स्पष्ट करती है कि इस टीम में अलग अलग माइंडसेट का होना क्यों आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए एक ऐसी टीम जिसमें एक अकाउंटेंट माइंडसेट का इंसान हो, एक मार्केटिंग माइंडसेट का इंसान हो और एक स्ट्रैटेजी बनाने वाला इंसान हो। और असली जादू इसी विविधता में छिपा है। बल्कि मैं कहूंगा कि असली जादू उस फ्रिक्शन या टकराव में है जो इन अलग अलग माइंडसेट्स के बीच होता है। ये टकराव वाली बात बहुत गहरी है, जरा सोचने वाली बात है। एक मार्केटिंग वाले इंसान का स्वभाव होता है दुनिया को कैप्चर करना। वो कहेगा कि हमें सबसे बड़ा बिलबोर्ड खरीदना चाहिए, सबसे बड़ा इवेंट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो अकाउंटेंट माइंडसेट का इंसान है
उसका काम है जोखिम को कम करना। वो तुरंत कहेगा कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होगा। और एक स्ट्रेटेजिस्ट इन दोनों के बीच का रास्ता निकालेगा। एग्जैक्टली। जब ये विविध माइंडसेट एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होकर काम करते हैं तो उनके विचार सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, वे मल्टीप्लाई होते हैं। एक अकाउंटेंट का नजरिया उस वित्तीय खतरे को पहले ही भांप लेगा जो शायद मार्केटिंग वाले की भारी उत्साह में पूरी तरह छिप गया था। इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान सिर्फ कागज पर लिखी कुछ बातें नहीं है, बल्कि ये सही और अलग-अलग तरह के लोगों के दिमागों को एक साथ एक दिशा में सिंक्रोनाइज करने की कला है। ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो अक्सर लोगों को बहुत चुभती है। योजना बुरी तरह फेल हो जाती है और यहीं पर सबसे बड़ा फिल्टर लगता है। जब पहली योजना फेल हो जाए तो क्या किया जाए? जो लोग नाकामयाब होते हैं वे अक्सर इस असफलता को किसी चीज का अंत मान लेते हैं। वे इसे अपनी किस्मत से जोड़ लेते हैं। लेकिन इस रिसर्च के अनुसार फेलियर का मतलब अंत बिल्कुल नहीं है। एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो असफलता सिर्फ एक न्यूट्रल डेटा पॉइंट है। ये एक स्पष्ट फीडबैक है कि वर्तमान योजना में कोई तकनीकी कमी है और उसे बदलने की जरूरत है। कामयाब होने वाले लोगों का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब वे फेल होते हैं तो वे अपनी योजनाएं बदलते हैं, वे अपना लक्ष्य नहीं बदलते। मुझे लगता है इसे स्रोत में दी गई कहानी के उदाहरण से समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो बिजनेस वाला उदाहरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पूरा पैसा और समय लगाकर एक नया बिजनेस शुरू करता है। वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट बाजार में चल नहीं पाता, फेल हो जाता है। वो इंसान हार नहीं मानता, एक नई मार्केटिंग योजना बनाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो दूसरी योजना भी काम नहीं करती। अब यहाँ उस इंसान के सामने एक चौराहा है। अगर वो व्यक्ति ये मान लेता है कि मार्केट ही खराब है या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो दरअसल वो क्या कर रहा है? वो उस कहानी को वहीं हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। क्योंकि खराब किस्मत मान लेना इंसान को एक विक्टिम या पीड़ित बना देता है। जब इंसान पीड़ित बन जाता है तो उसे लगता है कि उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक कदम पीछे हटकर बिना भावनाओं में बहे ये विश्लेषण करता है कि मेरा लक्ष्य खराब नहीं है, बल्कि मेरी योजना गलत थी, शायद प्रोडक्ट की कीमत गलत थी या शायद गलत ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा था, हाँ, तो सफलता की असली कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये जिम्मेदारी लेने और चीजों को ठीक करने की ताकत देता है। ये बात सच में गहरी है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर पहली योजना फेल हो गई है या अगर कोई अपनी शुरुआत ही कर रहा है, तो एक बुलेट प्रूफ योजना बनाने का सही तरीका क्या है? यहाँ हमारी रिसर्च एक बहुत ही व्यवहारिक 6 स्टेप प्लानिंग फॉर्मूला सामने रखती है। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, बल्कि एक पक्का रोड मैप है। मैं इस पे एक-एक करके आना चाहूंगी। बिल्कुल। पहला कदम है एक एग्जैक्ट गोल तय करना। ये नहीं कि बस बहुत कामयाब होना है या बहुत पैसा कमाना है, बल्कि एकदम सटीक नंबर और परिभाषा। और दूसरा कदम है एक स्पष्ट डेडलाइन तय करना। इन दोनों कदमों का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। बिना डेडलाइन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। डेडलाइन एक साइकोलॉजिकल इमरजेंसी पैदा करती है। ये इंसान के दिमाग को मजबूर करती है कि वो टाल मटोल छोड़कर एक्शन ले। बिल्कुल। फिर आता है तीसरा कदम, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी जरूरी स्किल्स चाहिए उनकी पहचान करना। और चौथा कदम है उन स्किल्स को पूरा करने के लिए सही लोगों का चुनाव करना जो उस मास्टरमाइंड टीम का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि हर काम एक इंसान खुद नहीं कर सकता। और यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ खुद ही सीखना पड़ेगा, जबकि स्मार्ट तरीका ये है कि उन लोगों को ढूंढा जाए जिनके पास पहले से वो एक्सपर्टीज है। सही कहा। अब आते हैं 5वें कदम पर, जो है एक लिखित एक्शन प्लान बनाना। और छठा कदम, हर दिन उस प्लान का रिव्यू करना। अगर इस पूरे 6 स्टेप फॉर्मूला में से किसी एक चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना हो तो वो है 5वां कदम, लिखित योजना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां लोग सबसे ज्यादा मात खाते हैं। अक्सर लोगों से पूछो कि उनका प्लान क्या है तो वे अपने दिमाग की तरफ इशारा करके कहते हैं कि सब कुछ यहाँ सेट है। हाँ, और आज का अध्ययन बहुत ही स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि सिर्फ दिमाग में रखी गई योजना बेहद कमजोर होती है। हमारा दिमाग कोई फाइलिंग कैबिनेट नहीं है, ये एक प्रोसेसर है। दिमाग में जो योजनाएं होती हैं वे रोजमर्रा के तनाव, भावनाओं और नए विचारों के साथ लगातार बदलती रहती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन जब उसी योजना को कागज पर लिख दिया जाता है तो वो एक ठोस वास्तविकता बन जाती है। वो इंसान को उसकी जवाबदेही याद दिलाती है। और इस पूरी ऑर्गेनाइज प्लानिंग को कागज से उठाकर जमीन पर लागू करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है लीडरशिप। बिना लीडरशिप के दुनिया का सबसे बेहतरीन लिखित प्लान भी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा ही रहेगा। एकदम सही। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों पर हुक्म चलाना नहीं होता। नेपोलियन हिल के काम में
लीडर के 11 प्रमुख गुणों का बहुत विस्तार से जिक्र है। इनमें सबसे पहला है साहस, क्योंकि बिना साहस के कोई भी जोखिम भरा कदम उठाना असंभव है। फिर आता है सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण। इसके अलावा सही समय पर तेजी से निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं के नए और इनोवेटिव समाधान सोचने के लिए इमेजिनेशन का होना। साथ ही अपने और अपनी टीम के हर काम की पूरी जिम्मेदारी लेना, सहयोग की भावना और सबसे जरूरी दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। इनमें से मुझे सेल्फ कंट्रोल वाली बात बहुत अहम लगती है। बिल्कुल, क्योंकि निष्कर्ष यही है कि किसी भी कंपनी, टीम या दुनिया का लीडर बनने से पहले इंसान को खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद की रूटीन को, अपने विचारों को और अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दूसरों का नेतृत्व कैसे कर सकता है? लीडरशिप अंदर से बाहर की तरफ बहती है। तो अगर सब कुछ इतना ही स्पष्ट है, लक्ष्य तय करना, योजना बनाना, टीम बनाना, लीडरशिप विकसित करना, तो फिर लोग फेल क्यों होते हैं? दुनिया में इतने सारे लोग असफल क्यों हैं? ये सवाल बार बार परेशान करता है। आज के अध्ययन में असफलता के मुख्य कारणों का एक पूरा ढांचा सामने रखा गया है। लोग फेल होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, उनके पास कोई योजना नहीं होती, समाज का डर उन्हें रोक कर रखता है, और सबसे बड़ी बात, वे टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार होते हैं। पुनः गलत संगति भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस बिंदु पर मैं एक बहुत ही जरूरी पहलू जोड़ना चाहूंगा। बताइए। अक्सर हमारे समाज में एक धारणा है कि सफलता एक लॉटरी टिकट की तरह है। जिसे मिल गई उसकी किस्मत अच्छी थी और जो फेल हो गया उसकी किस्मत खराब थी। सफलता और असफलता को रैंडम मान लिया जाता है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता और असफलता दोनों का ही अपने एक बहुत ही स्पष्ट स्ट्रक्चर होता है। दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। असफलता ऑर्गेनाइज्ड है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, क्योंकि असफलता रातों रात आसमान से नहीं गिरती। ये उन छोटी छोटी गलतियों, बिना योजना के लिए गई गलत निर्णयों, लगातार की जाने वाली टालमटोल और खराब आदतों का एक संगठित परिणाम है। जब कोई बिना रिसर्च के बिजनेस शुरू करता है, तो वो अनजाने में ही अपने फेल होने का एक परफेक्ट प्लान तैयार कर रहा होता है। ये बात सीधा वार करती है। और इसी से हमारा अगला विचार जुड़ता है एक्शन बनाम विश का। हम अक्सर देखते हैं कि किसी चीज की बस इच्छा कर लेना बहुत आसान लगता है। कोई भी कैफे में बैठकर कह सकता है कि उसे एक बहुत बड़ा टेक स्टार्टअप बनाना है। लेकिन जब बात उस पर असल प्लानिंग करने की आती है, तो उसमें बहुत ही कड़ी मानसिक मेहनत लगती है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान को शीशे के सामने खड़े होकर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ बहुत ही कठिन और चुभने वाले सवाल पूछने पड़ते हैं। शांति से बैठकर ये सोचना पड़ता है कि क्या बाजार को सच में इस प्रोडक्ट की जरूरत है? जो कॉम्पिटिटर्स हैं वे इस वक्त क्या कर रहे हैं? और सबसे क्रिटिकल सवाल, जो काम किया जा रहा है वो दूसरों से डिफरेंशिएटेड कैसे है, अलग कैसे है? अगर कोई बिना किसी ठोस रणनीति के, बिना इन कड़वे सवालों के जवाब खोजे कोई काम कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक इमोशन जी रहा है। और कोई भी ढांचा लंबे समय तक सिर्फ भावनाओं की नींव पर खड़ा नहीं रह सकता। उसे रणनीति के कंक्रीट की जरूरत होती है। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। कई बार लोग प्लानिंग के नाम पर फेक वर्क या छद्म काम करते हैं। हाँ, वो 3 घंटे लगाकर एक बहुत ही खूबसूरत कलर कोडेड एक्सेल शीट बनाएंगे, तरह तरह के फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे और उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत काम कर लिया। लेकिन असल में जो मुश्किल काम था, किसी क्लाइंट को फोन करना या प्रोडक्ट में सुधार करना, वो उन्होंने छुआ तक नहीं। ये टालमटोल का ही एक बहुत ही स्मार्ट रूप है। इंसान खुद को ही बेवकूफ बना रहा होता है कि वो व्यस्त है। तो इन सारी बड़ी बड़ी बातों, मास्टरमाइंड्स, रणनीतियों और लीडरशिप के भारी भरकम सिद्धांतों को एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? यहीं पर आज की इस चर्चा का सबसे व्यावहारिक और पावरफुल हिस्सा आता है, डेली एग्जीक्यूशन सिस्टम। हाँ, क्योंकि कितनी भी बड़ी और शानदार योजना क्यों न हो, वो अंततः छोटे छोटे दैनिक कार्यों में ही तो बढ़ती है। योजना का असली टेस्ट तो रोज सुबह ही होता है। बिल्कुल। इस सिस्टम में हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखने की एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार आदत बताई गई है। ये काम हर सुबह दिन शुरू करने से पहले या रात को सोने से पहले किया जा सकता है। पहला सवाल, आज की मुख्य प्राथमिकता या मेन प्रायोरिटी क्या है? यानी वो एक काम जो अगर आज हो गया तो दिन सफल माना जाएगा। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सीधा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगी? या अगर कोई बिजनेस में नहीं है तो वो काम जो उसके मुख्य लक्ष्य को सीधा आगे बढ़ाएगा। और तीसरा सवाल,
आज की लर्निंग एक्टिविटी क्या होगी, यानी आज नया क्या सीखना है, कौन सी नई स्किल पर काम करना है। इस डेली एग्जीक्यूशन सिस्टम का अगर हम सारांश निकालें तो बात बहुत ही साफ नजर आती है। इतिहास गवाह है कि कोई भी इंसान एक ही दिन में कोई महान सफलता हासिल नहीं कर लेता। ये जो रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शन हैं, जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, यही समय के साथ कंपाउंड होकर एक विशाल और सफल भविष्य का निर्माण करते हैं। जब कोई रोज सुबह अपनी उस एक प्राथमिकता को तय करता है तो वो दरअसल अपनी उस स्टीयरिंग व्हील को सही दिशा में घुमा रहा होता है, जिसका हमने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था। वो सिर्फ एक्सेलरेटर नहीं दबा रहा, वो गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो सिर्फ सपने देखते हैं। ड्रीमर्स बहुत हैं जो सिर्फ विचारों, आशाओं और भावनाओं की एक बहुत ही सुरक्षित दुनिया में रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस अच्छा सोचने से सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उन सपनों को एक कागज पर उतारने वाले और फिर जमीन पर लागू करने वाले प्लानर्स बहुत कम हैं। सपना देखना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन उसकी योजना बनाना एक मानसिक चुनौती है। और उस योजना पर रोजाना बिना थके काम करना यानी एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा कठिन काम है। इस पूरे विचार को हम सफलता के 3 स्तंभों में देख सकते हैं। एक अच्छा आइडिया सिर्फ एक चिंगारी है, वो सिर्फ एक शुरुआत देता है। उसके बाद एक संगठित प्लानिंग उस चिंगारी को एक दिशा देती है, एक रास्ता दिखाती है। लेकिन सबसे आखिर में एग्जीक्यूशन यानी उस योजना पर किया गया रोज का निरंतर काम ही उस रास्ते को मंजिल तक पहुंचाता है। अंतिम निष्कर्ष यही है कि सपना जितना विशाल होगा, योजना का भी उतना ही ज्यादा स्पष्ट, सटीक और संगठित होना अनिवार्य है। क्या बात है! ये सच में हर इंसान को अपने काम करने के तरीके पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और आज के इस विस्तृत अध्ययन को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन सभी सिद्धांतों को एक कदम और आगे ले जाता है। हमने आज देखा कि असफलता कुछ और नहीं बल्कि केवल हमारी योजना को सुधारने के लिए मिला एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है। हमने ये भी जाना कि एक लिखित योजना बनाना और रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करना पूरी तरह से एक इंसान के अपने ही हाथ में होता है। इसमें कोई बाहरी रुकावट नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत ही कड़वा और बड़ा सवाल उठता है, तो क्या ये संभव है कि लोगों के सफल न हो पाने की सबसे बड़ी वजह बाजार की स्थिति, पैसों की कमी या खराब किस्मत नहीं है, बल्कि एक कोरे कागज पर अपनी ही कमजोरियों, अपने डरों और अपनी वास्तविकताओं को लिखकर उनका सामना करने से बचने का जो एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर है, वही सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि जब तक योजना सिर्फ दिमाग में है तब तक वो सुरक्षित है, लेकिन कागज पर उतरते ही उसके फेल होने का जोखिम असली हो जाता है। क्या इंसान दरअसल उस कागज से नहीं बल्कि उस कागज पर लिखी अपनी ही सच्चाई से डरता है? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से आत्ममंथन जरूर होना चाहिए।